बादल देवनाथ, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे अजीज, आप ही से शुरू कर लेती हूँ। झालमुड़ी की झाल ज्यादा लग गई, आज भारत मंडपम में बनी थी। शुभेंदु दा खिला रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बादल दा, मैं मुझे जी जी आप ही को। बादल बहुत तेज बरस गए लगता है, झालमुड़ी झाल लग गई क्या? 19 सांसदों की लिस्ट आ गई, अब तो विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ मैडम, आपका चैनल में मैं अभी देख रहा था, एक बंदा काफी है 12 साल के बाद, 12 साल के बाद एक बंदा काफी है। मैं बोल रहा हूँ मैडम, ये जो काल चक्र है ना, आज तुम्हारा कल हमारा, नियुक्ति का काल चक्र में आज जो राजा मोदी जी के बाद जो राजा बनेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उसका नाम तय हो गया। बता भी दीजिए। आप जो कह रहे हैं ना, एक बंदा काफी है, ना सचिन तेंदुलकर, नाम बता दीजिए ना। अगला नाम आप बता रहे तो नाम भी बता दीजिए ना। अभी हम आपको 19 सांसदों के नाम बता रहे थे जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर चले गए, या जा रहे हैं या अलग हो रहे हैं, जो भी आप उसको ठीक समझे। मैं बोल रहा हूँ ये नियुक्ति का खेल है। ना सचिन तेंदुलकर आज मैदान में है, ना पेले है, ना माराडोना है, ना जोसेफ है, ना ऐसे बहुत सारे प्लेयर है, वो आज मैदान में नहीं है। कोई गुजर गए, चले गए। वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी घर में है, इंदिरा गांधी नहीं है। आज तुम्हारा काल दूसरा किसी का है, लेकिन ऐसा बंदा काफी है, ये बिल्कुल गलत कैप्शन है मैडम। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो व्यक्ति देश के ऊपर टॉर्चर कर रहा है, पूरे देश को टॉर्चर कर रहा है, बंगाल में क्या कितना अत्याचार हो रहा है आप भी देख रहे हैं, पूरे देश के अंदर, और इतना घोटाला है, इसके बारे में कोई किसी एक शब्द नहीं कह सकते। धर्मेंद्र यादव इस्तीफा दिया कि नहीं पता नहीं, अमित शाह इतना टॉर्चर कर, ईडी सीबीआई इनके तक सारे विरोधी को टॉर्चर कर, इतना अत्याचारी राजा आज तक प्रधानमंत्री आया कि नहीं मुझे पता नहीं। खेत की पूछती हूँ, आप कल्याण पर चले जाते हैं। मैं कह रही हूँ आप अगले राजा का नाम बता दीजिए, अगर आपको लग रहा है प्रधानमंत्री हैं, कोई राजा तो है नहीं। पहली बात, चुनकर आते हैं। ये देश भारतवर्ष है, मैं बार बार कहता हूँ, प्रधानमंत्री तो है, नया सिस्टम में प्रधानमंत्री है। देश तो भारतवर्ष, भारतीय संस्कृति में राजा तो कहता हूँ मैं, ये तो 1947 से आया, उसके पहले क्या था बताइए ना। तो मैं आज ज्यादा दिन नहीं हुआ, 75 साल हुआ, राजा तो है इस देश में। लेकिन सबसे बड़ा बात जो है, इस देश में 140 करोड़ लोग मोदी जी का राज में खुशी है कि नहीं, ये सबसे बड़ा बात है। चलिए विजय शर्मा जी से पूछ लेते हैं। विजय जी, वो बार बार कह रहे हैं कि राजा है, शब्दावली बीच में 240 में अटक गया था। चलिए मैं बात कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ ना, बीजेपी से पूछ लेते हो क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई भी देश का होता है ना, या मुख्यमंत्री किसी राज्य का होता है, तो चुनकर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी जवाब दीजिएगा। मनोज्ञा जी देखिए, हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं मानते, वो अपने को देश का सेवक मानते हैं। आपने देखा होगा, इसी तरह से जनता बार बार हमारे को चुन रही है। 2014 में हमारे को कितनी वोट मिली थी? 17 करोड़ के आसपास। 2019 में कितनी मिली? 22 करोड़ के आसपास। 2023-24 में हमारे को कितनी मिली? 23 करोड़ से भी ज्यादा वोट है। तो लगातार हमारा जनता का विश्वास बना हुआ और हमारी वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि हम जनता के दुख सुख में शामिल है, हम जनता के लिए काम करते हैं, इनके लिए थोड़ी है। ममता दीदी का देखा होगा, भतीजे के लिए सब कुछ, अब उन्होंने पार्टी न्योछावर कर दी। लोकसभा के सांसद छोड़ के चले गए। आप देखो 40 सांसद हैं इनके राज्यसभा लोकसभा के, उसमें से अधिकांश छोड़ के चले गए। एमएलए सारे छोड़ के चले गए, क्योंकि ये जीत पे अड़े हुए थे कि नहीं, विपक्ष का नेता वो उसके अंदर जो चाहेंगे इनके भतीजे वो बनेंगे। तो इस तरह की राजनीति थोड़ी चलती है। राजनीति जो राष्ट्र नीति हो, जो राष्ट्र प्रथम लेकर चलता हो, वो ये राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। आपने देखा होगा विकास के लिए हमने क्या क्या नहीं किए, जो देश में कभी नहीं हुआ 17 साल में, वो मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। आपने देखा नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर थी महिलाएं, शौच जाने के लिए अंधेरे का इंतजार करती थी, आज किस तरह से घर में शौचालय मिला है। कितनी मेरी माता बहनों की आंखें खराब होती थी धुएं के कारण। तो कांग्रेस ऐसा नहीं मानती ना, आपके आंकड़ों के से विपक्ष सहमत नहीं होता है, कांग्रेस ऐसा नहीं मानती है। नीरज मिश्रा जी क्या कहेंगे, सहमत है इस बात से? मैडम 2 सेकंड बोल सकता हूं? ना बादल दा पौरे। नीरज जी बताइए। मनोज्ञा जी, दुष्यंत जी का एक बहुत फेमस शेर है और आज की परिस्थिति में एकदम एप्ट है। दुष्यंत जी ने कहा
कि कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, पर कहाँ चिराग मयस्सर है पूरे शहर के लिए। नरेंद्र मोदी जी की पिछले 12 साल की जो शासन रही है उसका ये लब्बो-लुबाब है। आप देखिए, आप किसी भी एक मुद्दे पर बात करिए, आप अर्थव्यवस्था पर बात करेंगी, आज हम छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जब हम कहते थे कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं, आप छठे पर आ गए। मीडिया चैनल्स इस पर बात नहीं कर रहे, मोदी जी इस पर बात नहीं कर रहे। आप डॉलर के बारे में बात करेंगी कि 97 रुपए का डॉलर है, जो 2024 में ही 83 का था, 2014 तो छोड़ ही दीजिए, एक साल में 15% डॉलर गिर चुका है। आप ये बात करेंगी कि फॉरेन इन्वेस्टर इस देश से 2,10,000 करोड़ रुपए अभी तक निकाल चुके हैं, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। चलिए छोड़िए, इकोनॉमी की बात नहीं करते, देश के युवाओं की बात करेंगी आप। इस देश का आज हर एक युवा, भले वो नीट पेपर लीक की बात हो, चाहे सीबीएसई के ओएसएम घोटाले की बात हो, और उन सबको संरक्षण देने वाले इनके कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो, पूरा देश वो बात कर रहा है। बहरहाल मोदी जी वो भी बात नहीं करेंगे, विजय जी वो भी बात नहीं करेंगे। चलिए किसानों की तो बात कर लेते हैं, वो तो इनके मनपसंद का टॉपिक है ना। किसानों जी आशुतोष जी से भी पूछ लेते हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी जी, अब इसका जवाब लेना। आ रही हूं, आपके पास आ रही हूं मैं। सब पूरा विपक्ष पहले बोल ले। विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है ना, विपक्ष को अधिकार है सवाल करने का, तो क्या विपक्ष के पास कोई पॉलिसी है, कोई रोड मैप भी है? फिर महिलाओं की बात बहुत जरूरी है। आशुतोष जी, किसानों की बात सुन लीजिए। सब पे जवाब लूंगी आपसे मैं। आशुतोष जी, आपको लगता है कि विपक्ष के पास कोई पूरा रोड मैप है, या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का ही दौर चलता रहेगा और आंकड़ों पर बहस होती रहेगी? देखिए मनोज्ञा जी, मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 2014 से हमको जनता जिता रही है, इसका मतलब हम सही हैं। ठीक है, राजनीतिक परिभाषा में बिल्कुल सही है, लेकिन 1952 के 57 में, 62 में, 67 में, 71 में, 77 में, 80 में, 84 में, 91 में अगर कांग्रेस पार्टी जीत रही थी तो वो भी सही थी। तो आप अभी 3 जीते हैं और वो 30 चुनाव जीत चुके थे। ऐसे अगर ये होता तो कभी कांग्रेस पार्टी इस देश से जाती ही नहीं। तो ये आपकी समझ का फेर है। उस हिसाब से तो समाजवादी पार्टी भी किसी भी प्रधानमंत्री की सफलता उसके खंडकाल, मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हमारी गलती थी तभी हम हटे और हम फिर उसी पे रास्ते में वापस आ रहे हैं। मनोज्ञा की बात, किसी भी प्रधानमंत्री की उपलब्धियाँ उसके खंडकाल के समय जो भी उस समय वहाँ की आर्थिक नीतियाँ, वहाँ की विदेश नीति और गृह नीति पे डिपेंड करती है। 2014 में जब आए थे तो डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति 67 रुपये थी, 60 रुपये के आसपास। आज 96 रुपये है, आप सबको पता है। पेट्रोल डीजल 75 पे, स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद रास्ते पे बैठ जाते थे, एलपीजी के ऊपर बैठ जाते थे। आज 1,500 के आसपास पहुंच रहा है, किसी में चू भी नहीं निकल रही है। महंगाई के हालात ये हैं कि ज़्यादातर लोगों को घर जो है वो कर्ज और लोन पे चल रहे हैं। विदेश नीति में आ जाइए तो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका से हैं, किसी भी संबंध हमारे अच्छे नहीं हैं। और वैश्विक नीति की तो कहने ही क्या, हाउडी मोदी करते 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 हमारे देश के लोगों को बेड़ियों में बांध के अमेरिका ने वीडियो पूरा देश में दिखाया। तो वैश्विक नीति पे हम 4 चांद लगा रहे हैं। चलिए विजय जी, जवाब गृह नीति पे युवा रास्ते में है, लाठी खा रहा है। विदेश नीति तक आरोप लग रहा है कि 12 वर्षों में विफलता की सूची ज्यादा लंबी है, महंगाई हम लोग विपक्ष आरोप लगा रहा है। जवाब दीजिए विजय जी। मनोज्ञा जी, देखिए इधर उधर की मैं बातें नहीं करूं, मैं तथ्य पे बात करूंगा। क्या ये सच्चाई नहीं है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम राशन दे रहे हैं? ये बात सच्चाई नहीं है क्या? ये बात सच्चाई नहीं है कि मध्यम वर्ग कितना था? 20 से 22% था, आज 40% हमारे देश में मध्यम वर्ग है। ये ऐसे बन गया? प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी क्या हमारे देश में? आप मुझे बताइए, फॉरेन रिजर्व 300 करोड़ के आसपास मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे, आज 700 करोड़ के आसपास है, और विश्व में क्या त्राहिमाम मचा हुआ? ये सच बात नहीं है क्या? अब मेरे मित्र ये कांग्रेस के बोल रहे थे किसानों की, आप मुझे बताइए कोई देश ऐसा बता दीजिए जो 3,000 से नीचे कोई किसी तरह का उर्वरक का बैग मिलता हो। हमारे यहाँ 267 रुपए में मिलता है, 10 रुपए प्रति यूनिट। मैं हरियाणा चाहता हूँ, किसान का बेटा हूँ। आप देखिए यहाँ किसानों को बिजली मिलती है 24 घंटे, सारे गांवों में बिजली पहुंचाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या ये कम काम है क्या? आज किसान सम्मान निधि के द्वारा 6,000 रुपए
प्रति किसान दिया जा रहा है उनके परिवारों को, ये नहीं है। 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान योजना के तहत आपको मुफ्त इलाज मिल रहा है। आप देखिए, आप आवास देख लेंगे, किसान जो पीएम आवास योजना है उसके तहत 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान देने का काम किया है। ड्रोन दीदी में हमने कितनी लखपति दीदी बना दी है। तो आप एक के बाद रेलवे में हमने किस तरह से काम किया है। आज फॉरेन रिजर्व विश्व में चौथे नंबर पर हम हैं। 11वीं और 12वीं इनकी जो अर्थव्यवस्था थी उससे चौथे नंबर पर विपक्ष कहता है ना विजय जी कि आप आंकड़ों की बात करते हैं, आगे दोबारा विपक्ष यही तो सवाल उठाता है ना विजय जी कि जब पेपर लीक होते हैं तो फिर शिक्षा मंत्री पर सवाल उठते हैं। यही सवाल विपक्ष का है। इसमें भी सुनिए, देखिए इनके समय में भी हुए, इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमने क्या किया? हमने सजा का प्रावधान किया, कड़े सजा का प्रावधान किया। हम मास्टरमाइंड तक पहुंचते। आज मास्टरमाइंड जेल के अंदर है, सीबीआई जांच हो रही है, प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं। ये हमारी संवेदनशीलता है। 700 से ज्यादा हमने कानून जो अंग्रेजों के लिए बने थे, गले सड़े थे, वो हमने बदल के रख दिए। इनके लिए क्या था? दंड संहिता थी, वो दंड देने का काम आज न्याय संहिता है। ये काम मेरे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। तो गरीब ये भी तो आरोप लगता है ना कि नाम बदल दिए जाते हैं, काम वही है। विपक्ष अगर लामबंद होकर ये कहता है, मैं हर्षवर्धन जी से ये जवाब लेना चाहूंगी, क्या आप ये मानते हैं हर्षवर्धन जी कि नाम बदला है कि काम बदला है कि दोनों बदला है? ये बहुत असाधारण उपलब्धि, ये सामान्य उपलब्धि नहीं है कि भारत में जिस तरह की गठजोड़ की राजनीति चल रही है उसके बावजूद एक व्यक्ति, एक नेता लगातार तीसरी बार निर्वाचित होकर आता है। और यह भी आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति एक राज्य का मॉडल लेकर आए, वहां लगातार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद प्रधानमंत्री भी लगातार रहे। तो ये ऐसा देश का कोई नेता नहीं कर पाया है। तो ये एकदम, जिसको कहना है कि ये एकदम अलग है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई। दूसरा, दुनिया में आज भारत की जो स्थिति है, हम इस बात को खूब चर्चा कर रहे हैं। अगर शायद ये डॉलर रूपी वाला मसला नहीं हुआ होता तो हम 4.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होते, यानी 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य लगभग हम जिसको कहते हैं कि हासिल कर चुके होते। क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं, इसलिए बहुत अच्छे से जानता हूं कि अभी की जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां ये कोई परमानेंट नहीं है, ये स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, ये कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सटर्नल कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से हुआ। लेकिन उसके बावजूद आप कल्पना कीजिए, जिस देश में सामान्य स्थिति में एलपीजी के सिलेंडर के लिए सांसद जी से, विधायक जी से चिट्ठी लिखवानी पड़ती थी, जुगाड़ लगाना पड़ता था, उस देश में 100% एलपीजी रीच है। और इस दौर में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, तब भी भारत ने उसमें गैस हो या तेल हो, उसकी कोई ऐसी बहुत बड़ी क्राइसिस नहीं आने दी, थोड़ा बहुत संकट। सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगती है हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या हैं? नहीं, मुझे एक उपलब्धि है जिससे सारी उपलब्धि शामिल हो जाएगी। नरेंद्र मोदी किसी चुनौती को टालते नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इस देश के स्व को जगाया है, जिसका अवसर देश के हर प्रधानमंत्री के पास था और जवाहरलाल नेहरू के पास सबसे ज्यादा था। लेकिन उन्होंने जो ब्रिटिश परंपरा थी, ब्रिटिश जो शासन की पद्धति थी, ब्रिटिश जो आचार विचार व्यवहार था, ब्रिटिश भाषा थी, सब उसी को किया। नरेंद्र मोदी उस सिविलाइजेशनल चेंज को करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय विमर्श में बार बार नेहरू और मोदी को ही लाना और उसी के कंपैरिजन और तुलना को ठीक ठहराया जाएगा?